विल बनाना काफ़ी आसान और एक सामान्य प्रक्रिया है और जब हम विल बना देते हैं तो हमें लगता है कि मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली। हमारे बाद हमारे परिवार में संपत्ति के बंटवारे को लेकर कोई डिस्प्यूट नहीं होगा। आज हम चर्चा करेंगे इसी बात की कि क्या हमारा विल बनाना ही काफ़ी है ये मानने के लिए कि हमारे बाद हमारे परिवार में संपत्ति को लेकर कोई बंटवारा नहीं होगा। मैं डीएम झा, आप देख रहे हैं स्टूडेंट एक्सप्लेन चैनल। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और यदि इसमें लगे कि कुछ नई बातें आपको मिली तो कमेंट बॉक्स में जाके यस लिखें। और यदि ऐसा लगता हो कि इस वीडियो में न ही कोई जानकारी है जो आपको पहले से नहीं पता था और न ही आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में जाके नो लिखें। यदि आपकी रुचि बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, खासकर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट और डायरेक्ट टैक्सेशन में है और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल बटन पर क्लिक करें ताकि मेरे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। मैं जो ये प्रेरित करता हूँ कि कमेंट बॉक्स में जाकर यस या नो लिखें अपनी सुविधा के हिसाब से, इसका एक ही मतलब होता है, एक ही उद्देश्य होता है कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो वीडियो मैं अपने व्यूअर्स के लिए बनाया करता हूँ क्या वो वीडियो उनके लिए उपयोगी है या उपयोगी नहीं है। इस पर आगे चर्चा करने के पहले मैं विल के बारे में थोड़ी बातें कर लूं जिससे कि मैं आपको आगे की वीडियो आसानी से समझा सकूं। विल में दो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, एक वो जो विल को लिखता है, वसीयत को लिखता है, और दूसरा वो जिसके फेवर में वसीयत लिखी जाती है। तो जो विल लिखता है उसको टेस्टेटर बोलते हैं और जिसके फेवर में विल लिखी जाती है उसको बेनिफिशियरी या एग्जीक्यूटर बोलते हैं। और बेनिफिशियरी या एग्जीक्यूटर एक भी हो सकते हैं और एक से अधिक हो सकते हैं। विल लिखने के लिए कुछ आवश्यक चीज़ें हैं। सबसे पहला चीज़ कि जो विल पे दस्तखत कर रहा है वो दस्तखत फॉर्ज नहीं होना चाहिए। जिसने विल पे दस्तखत किया है, टेस्टेटर ने जो दस्तखत किया, उस टाइम वो अनड्यू इन्फ्लुएंस या अनकॉन्शियस माइंड या अनसाउंड माइंड में नहीं था। और ये सारी प्रक्रियाएं दो इंडिपेंडेंट विटनेस के सामने होनी चाहिए जो ये समय के हिसाब से ये बता सके, गवाही दे सके कि ये सारी प्रक्रियाएं मेरे सामने हुई थी, यानी वो अनसाउंड माइंड में नहीं था, ये फॉर्स सिग्नेचर नहीं था, या और भी जो सारी कार्रवाई है। इन सारे कंडीशंस में से कोई एक भी कंडीशंस यदि पूरे नहीं होते हैं तो वो विल इनवैलिड माना जाता है। अब सवाल है कि विल जब करते हैं तो मन में एक क्वेश्चन आता है, क्या इसको रजिस्टर्ड कराना जरूरी है या रजिस्टर्ड कराना जरूरी नहीं है। तो टेक्निकली यदि हम कहें तो रजिस्टर्ड कराना जरूरी नहीं है, लेकिन रजिस्टर्ड विल कराने से कुछ फ़ायदे आपको मिलते हैं जो हो सकता है कि किसी विशेष परिस्थिति में अनरजिस्टर्ड विल में वो फ़ायदे ना मिलते हों। जैसे कि यदि मल्टीपल लीगल ईयर्स हैं उस एसेट्स, उस स्टेट में जिस एसेट स्टेट के बारे में विल लिखा गया है, तो हो सकता है कोई चैलेंज कर दे कि वो अनसाउंड माइंड में था, दस्तखत गलत थे या कुछ और थे। तो जो रजिस्टर्ड विल होता है इन द कोर्ट ऑफ लॉ वो मजबूत सबूत माना जाता है इन कंपेरिजन टू अनरजिस्टर्ड विल। हालांकि टेक्निकली दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन जब डिस्प्यूट होता है और स्ट्रॉन्ग एविडेंस को माना जाता है तो रजिस्टर्ड विल को स्ट्रॉन्ग एविडेंस माना जाता है। अब बात करते हैं कि प्रोबेट क्या है। प्रोबेट एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो कोर्ट द्वारा जारी किया जाता है, जो यह बताता है कि पर्टिकुलर विल जिसका वो प्रोबेट ऑर्डर है, उस विल में जो स्टेट्स इन्वॉल्व हैं उस स्टेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन उनके लीगल हीयर्स या जो भी उसके बेनिफिशियरी या एग्जीक्यूटर्स हैं उसके बीच कैसे ये शेयर किया जाएगा। हो सकता है कि प्रोबेट ऑर्डर में सारी हो सकता है कि प्रोबेट ऑर्डर में जो स्टेट का डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ हो वो विल के हिसाब से भी हो, या हो सकता है कि इसमें जो शेयर का डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है वो विल के हिसाब से नहीं हो। इसका मतलब यदि किसी एग्जीक्यूटर ने अपने स्टेट को 3 वारिसों के बीच, इसका मतलब यदि किसी टेस्टेटर ने यानी जिसने विल लिखा है अपने पूरे स्टेट को 4 वारिसों के बीच अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर किया हुआ हो, तो हो सकता है कि यदि कोई डिस्प्यूट ना हो तो प्रोबेट ऑर्डर में भी यही लिखा हुआ हो कि भाई जो जिस तरह से विल में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्स था उसी तरह डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। लेकिन यदि किसी ने उस विल को चैलेंज किया होगा तो हो सकता है कि प्रोबेट ऑर्डर में लिखा हो कि जो भी स्टेट इन्वॉल्व है इस पर्टिकुलर विल में वो चारों के चारों लीगल हीयर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। ये सब डिपेंड करता है परिस्थितियों पर। अब सवाल ये है कि क्या प्रोबेट जरूरी है? हर विल में क्या प्रोबेट जरूरी है?
सामान्य अवस्था में यदि कोई चैलेंज नहीं होता है, डिस्प्यूट नहीं होता है, तो विल में प्रोवेट निकलवाना कोई जरूरी नहीं होती। मान लीजिए कि किसी एक्सक्यूटर के 4 बेनिफिशियरी थे, चारों में आपस में सहमति है कि जिस तरह से टेस्टेटर ने अब अगला सवाल है कि क्या प्रोवेट जरूरी है? तो ये कोई जरूरी नहीं है, डिपेंड करता है परिस्थितियों पर। यदि टेस्टेटर ने जो भी डिस्ट्रीब्यूशन अपने स्टेट का किया था अमॉन्ग एग्जीक्यूटर्स या बेनिफिशियरी, और बेनिफिशियरी या एग्जीक्यूटर्स आपकी आपस में सहमति है कि जिस तरह से टेस्टेटर ने उनके स्टेट का यानी उनके पिताजी ने जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन किया है उसमें कोई असहमति नहीं है, तो उसमें प्रोवेट निकलवाना कोई ज़रूरी नहीं है, आप इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जहां की प्रोवेट आपको निकलवाना ही पड़ता है, प्रोवेट इशू करवाना ही पड़ता है प्रोवेट इशू करवाना ही पड़ता है। जैसे कि यदि आपका वो स्टेट जो विल में जिसका डिस्क्रिप्शन है वो प्रेसिडेंसी टाउन यानी मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में हो, तो आपको प्रोवेट निकलवाना जरूरी ही पड़ता है, क्योंकि हो सकता है बिना प्रोवेट के वो स्टेट का डिस्ट्रीब्यूशन अमॉन्ग द एग्जीक्यूटर्स या बेनिफिशियरी ना हो सके, या यदि उनका विल रजिस्टर्ड हुआ है या यदि विल वो बनाया गया है उस प्रेसिडेंसी टाउन यानी कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में, तो इन परिस्थिति में भी आपको प्रोवेट इशू करवाना पड़ेगा, अदरवाइज उस विल की कोई वैलिडिटी नहीं रहती है। कुछ और परिस्थितियों में जैसे बैंकिंग या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में लैंड रजिस्ट्रार वगैरह हो सकता है कि आपके पास विल हो, कोई डिस्प्यूट भी ना हो, लेकिन वो कहते हैं कि प्रोवेट ऑर्डर निकलवा के लाइए, क्योंकि उनको लगता है कि आज तो डिस्प्यूट नहीं है, कल यदि ये विल चैलेंज हो गया तो फिर हम किस हिसाब से इस एसेट्स को ट्रांसफ़र करेंगे या इस एसेट्स को अमॉन्ग द एग्जीक्यूटर्स या बेनिफिशियरी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इसलिए प्रोवेट निकलवाना जरूरी होता है, और इसलिए प्रोवेट निकलवाना जरूरी होता है। और प्रोवेट निकलवाने से जो आपकी मानसिक शांति है और लीगल एंटिटी ये वैलिड हो जाती है, कहीं आपको कोई समस्या आने का सवाल नहीं उठता है। विल और प्रोवेट कितना जरूरी है वो एक रिपोर्ट से स्पष्ट हो जाती है। इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2022 में ये बताया गया है कि 35% ऑफ फैमिली जो है ये स्टेट के डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्प्यूट फेस करते हैं, और चूंकि कोई पर्टिकुलर स्टेट यदि डिस्प्यूट में आ जाता है तो उसकी वैल्यू जो है 3 से 8% के आसपास कम हो जाती है। फिर फर्दर ये बताया गया है कि 40% जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं वो कोशिश करते हैं कि प्रोवेट हम इशू करवा लिए हैं, सो दैट उनको मानसिक शांति मिले और उसकी लीगल एंटिटी बरकरार रहे। हालांकि 2019 में ये HNI जो आज के दिन में 45% और 2019 में ये प्रतिशत केवल 15 थी, यानी 2019 में केवल 15% हाई नेटवर्थ HNW हाई नेटवर्थ इसका मतलब 2019 में केवल 15% हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स फैमिली जो थी वो प्रोवेट इशू करवाया थी, जो 2022 में बढ़ के 45% हो गई। अब सवाल उठता है कि किन किन परिस्थितियों में कोई विल चैलेंज हो सकता है, बिकॉज एक बार विल चैलेंज हो जाता है तो प्रोवेट इशू करने में समय तो लगता ही है। तो सबसे पहला कि चैलेंज हो सकता है कि जो एग्रीव्ड पार्टी हैं वो कह सकते हैं कि जो इस पर दस्तखत हैं वो फॉर्ज हैं। हालांकि यदि विल रजिस्टर्ड है तो इसकी संभावनाएं कम है कि इस ग्राउंड पे वो चैलेंज करेंगे, लेकिन फिर भी वो कर सकते हैं। दूसरा ग्राउंड हो सकता है कि जिस समय दस्तखत टेस्टेटर ने किया था वो अनसाउंड माइंड में था, अनस्टेबल माइंड में था। अनस्टेबल माइंड हो सकता है टॉक्सिकेशन के चलते भी हो, या कुछ और भी परिस्थितियां हो सकती हैं। हो सकता है
कि वो अनड्यू इन्फ्लुएंस में हो, कोई डरा धमका के कुछ करवाया हो, कुछ मानसिक दबाव हो, इस कारण से भी दस्तखत करवाया गया हो, इस परिस्थिति में भी दस्तखत करवाया गया हो उस विल पे। हो सकता है कि टेस्टेटर ने जो दस्तखत किए वो विटनेस के सामने ना किया हो। और सबसे बड़ा कारण जो चैलेंज करने का होता है, जो आमतौर पर किया जाता है, कि यदि टेस्टेटर ने स्टेट का डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल किया हुआ है, यानी जितने उनके लीगल ईयर से सब में बराबर का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया है, तो उस स्थिति में चैलेंज करने का ग्राउंड थोड़ा सा मजबूत हो जाता है। और उस परिस्थिति में हालांकि जब चैलेंज जो करता है तो प्राइमा फेसी जो विल को चैलेंज करता है उनको प्रूफ करना पड़ता है, उनको कुछ एविडेंस देना पड़ता है। और एक बार यदि थोड़ा सा एविडेंस दे दिया तो बर्डन टू प्रूफ कि ये पार्टिकुलर विल जो है वो वैलिड विल है, ये बेनिफिशियरी या एक्सिक्यूटर को प्रूफ करना होता है। अब अगला सवाल कि प्रोवेट इशू कैसे होता है। जब भी आपको कभी लगे, जब भी आपके लीगल ईयर्स के बीच में असहमति हो, तो सबसे पहले उनको प्रोवेट इशू करने के लिए अप्लाई करना पड़ता है कोर्ट में। कोर्ट जो है सामान्य तौर पर जितने लीगल ईयर्स हैं उनको नोटिस देता है, और नोटिस भी देता है, साथ में पेपर पब्लिकेशन किया जाता है जिसमें ये कहा जाता है कि पार्टिकुलर प्रॉपर्टी जो है इनको इस परसेंटेज में, इस प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो अपना आपत्ति इस कोर्ट में करें। यदि आपत्ति आती है, जैसे मैंने पहले बताया कि आपत्ति आने के बाद प्राइमा फेसी जो चैलेंज करता है विल को, उसको कोई एविडेंस देना पड़ता है, लेकिन ये पर्टिकुलर विल करेक्ट है यानी 4 सिग्नेचर नहीं हुआ है, या सबसे इंपॉर्टेंट जो सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस होते हैं जबकि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है या किसी थर्ड पार्टी को बेनिफिशियरी बना दिया जाता है, तो उसमें बेनिफिशियरी को ये प्रूव करना पड़ता है कि या तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन अमंग लीगल ईयर्स हुआ है तो क्यों हुआ है, और यदि कोई थर्ड पार्टी है यानी उसका लीगल ईयर्स नहीं है, कोई थर्ड पार्टी है, तो उनको ये प्रूफ करना पड़ेगा। ये बर्डन प्रूफ करने का उन्हीं पर होता है कि इस टेस्टेटर ने हमें यह संपत्ति अनइक्वली क्यों शेयर की है, हमें यह संपत्ति अनइक्वली क्यों दी गई है। यदि इस वीडियो को हम कंक्लूड करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि विल को सामान्य तौर पे रजिस्टर्ड करा लेना चाहिए। रजिस्ट्रेशन विल को रजिस्ट्रेशन कराने में कोई अधिक पैसे खर्च नहीं होते। हालांकि विल यदि रजिस्टर्ड हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि ये विल वैलिड हो गया। ये डिपेंड करता है इस बात पे कि जब प्रोवेट इशू कराने जाएंगे ये चैलेंज होता है कि नहीं होता है, लेकिन रजिस्टर्ड कराने से ये मजबूत सबूत माना जाता है इन द कोर्ट ऑफ लॉ। नंबर 2 कि यदि आपस में डिस्प्यूट नहीं है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन खासकर यदि वो मिक्स्ड एसेट है यानी कुछ इमोबल प्रॉपर्टी भी है और कुछ बैंकिंग में भी पैसे हैं, म्यूचुअल फंड में भी पैसे हैं, तो सामान्य तौर पे बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या लैंड रजिस्ट्रार जो है वो प्रोवेट ऑर्डर मांगते हैं। तो कोशिश करें कि प्रोवेट ऑर्डर निकलवा लें, आपस में सहमति हो या सहमति नहीं हो। हालांकि असहमति होती है यानी सहमति नहीं होती है तो निश्चित रूप से प्रोवेट इशू करने में दिक्कत होती है, बिकॉज कि ये बर्डन प्रूफ करने का कि ये विल वैलिड है ये एक्सिक्यूटर या बेनिफिशियरी पर ही होता है। हालांकि प्राइमा फेसी जो है वो चैलेंजर को एविडेंस देना पड़ता है इन द कोर्ट। और खासकर यदि ये स्टेट प्रेसिडेंसी टाउन जैसे चेन्नई, कोलकाता और मुंबई में स्टैब्लिश्ड है और उसके लिए विल बनाया गया है, या कोई विल एग्जीक्यूट किया गया है इसी प्रेसिडेंसी टाउन में, तो उस दोनों ही परिस्थितियों में आपको प्रोवेट निकलवाना जरूरी है। अदरवाइज यदि आपस में सहमति हो तो प्रोवेट का जरूरत नहीं है। लेकिन जहां कहीं भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंकिंग या लैंड रजिस्ट्रार यदि इन्वॉल्व हो तो कोशिश करें कि प्रोवेट निकलवा दें, सो दैट ये सक्सेशन प्लानिंग जो आपके टेस्टेटर ने किया था वो आसानी से अमॉन्ग द लीगल ईयर्स या जो भी बेनिफिशियरी या एग्जीक्यूटर हैं उनके बीच हो जाएगा। थैंक यू।